प्रिय छात्रों, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था स्टैटिक्स का, समंकों का संग्रहण, इसमें मैंने आपको समंक कितने प्रकार के होते हैं यह बताया। इसके बाद में समंकों का संग्रहण कौन कौन सी रीतियों के द्वारा किया जाता है, उसमें 5 रीतियों के बारे में मैंने आपको पूरा अध्ययन कराया। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको तैयार करा रहा हूँ, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्नावली इसी के अंतर्गत आती है, और यह है उपयुक्त रीति का चुनाव। उपयुक्त रीति का चुनाव, जिसे चॉइस ऑफ ए सस्टेनेबल मेथड चॉइस ऑफ सस्टेनेबल मेथड यानी उपयुक्त रीति का चुनाव। संकलन की उपयुक्त रीति का चुनाव करने पर निम्न बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें सबसे पहली जो बात है वह है नंबर 1, अनुसंधान की प्रकृति। अनुसंधान की प्रकृति। यदि अनुसंधान की प्रकृति ऐसी है कि सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क रखना आवश्यक है, जैसे निरक्षर व अशिक्षित मजदूरों की रहन सहन की स्थिति का अध्ययन करने में, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान उपयुक्त है। दूसरा इसमें जो बिंदु आता है, दूसरा है उद्देश्य व क्षेत्र। उद्देश्य व क्षेत्र। उद्देश्य और क्षेत्र अनुसंधान के उद्देश्य व क्षेत्र के आधार पर अनुकूल रीति का चुनाव करना चाहिए। सीमित क्षेत्र में अनेक विषयों पर सूचना उपलब्ध करने के लिए प्रत्यक्ष अनुसंधान का उद्देश्य वांछनीय है। तीसरा इसमें बिंदु आता है, और वह तीसरा बिंदु है आर्थिक साधन। आर्थिक साधन। प्रत्यक्ष अनुसंधान तथा प्रगणकों द्वारा अनुसंधान में सबसे अधिक व्यय होता है, जबकि अन्य रीतियां अपेक्षाकृत सस्ती हैं। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाने में समय कम खर्च होता है।
चौथा इसमें बिंदु आता है और वह बिंदु है उपलब्ध समय। उपलब्ध समय। यदि सूचनाएं शीघ्र प्राप्त करनी है तो संवाददाताओं से अनुमान प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु आता है या नेक्स्ट जो टॉपिक है वह टॉपिक है अनुसूचियां। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुसूची तथा प्रश्नावली। अनुसूची तथा प्रश्नावली। जिसे शेड्यूल एंड क्वेश्चनरीज भी बोलते हैं। अब देखिए अनुसूची तथा प्रश्नावली। कुछ व्यक्तियों के अनुसार अनुसूची तथा प्रश्नावली में अंतर है। अनुसूची यानी शेड्यूल प्रश्नों की वह सूची है जो प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है। उसके विपरीत प्रश्नावली यानी क्वेश्चनरीज स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है, परंतु व्यवहार में अधिकतर इन शब्दों का एक ही अर्थ लगाया जाता है। उत्तम प्रश्नावली के कुछ गुण भी हैं और सांख्यिकीय अनुसंधान की सफलता प्रश्नावली की उत्तमता पर निर्भर होती है, जो इन बिंदुओं के अनुसार है। नंबर 1, कम प्रश्न। प्रश्नावली में सबसे पहली चीज है प्रश्न कम होने चाहिए। ज्यादा अगर प्रश्न होंगे तो जिनसे हम सूचनाएं लेने का काम कर रहे हैं उसका जो निष्कर्ष होगा वो गलत भी निकल सकता है। इसलिए सूची में कम प्रश्न होने अनिवार्य हैं। तो यहाँ क्या है, कम प्रश्न यानी प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, परंतु इतने कम भी न हो कि पर्याप्त सूचनाएं हमें प्राप्त ही न हो, इतने भी कम नहीं होने चाहिए। और सेकंड इसमें आता है वह बिंदु है सरलता व स्पष्टता। सरलता व स्पष्टता। सरलता व स्पष्टता यानी प्रश्नों में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। वे लंबे, जटिल और दो अर्थों वाले नहीं होने चाहिए। तीसरा आता है इसमें संक्षिप्तता। तीसरा है संक्षिप्तता। प्रश्नावली संक्षिप्तता भी होना अनिवार्य है। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर हाँ या ना या किसी संक्षिप्त शब्द या अंक के रूप में दिए जा सकें, जैसे हाँ या ना में। और नेक्स्ट है फोर्थ इसमें बिंदु
और वह बिंदु है प्रश्नों के स्वरूप। प्रश्नों के स्वरूप। अब यहाँ एक बात आती है कि जो प्रश्नों के स्वरूप हैं, प्रश्नों के स्वरूप में सबसे पहले एक स्टैटिशियन हुए, उनका नाम है रॉबर्ट वेसेल एवं एडवर्ड विलेट ने 4 प्रकार के प्रश्नों का उल्लेख किया। और वह 4 प्रकार के जो प्रश्नों का उल्लेख किया है उसमें सबसे पहले आता है, जिसे मैं ए बी सी से और डी से रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले ए है और वह है विविध विकल्प वाले प्रश्न। विविध विकल्प वाले प्रश्न। यहाँ विभिन्न विकल्प वाले जो प्रश्न हैं, जिनके सामने उनके सभी संभाव्य उत्तर लिख दिए जाते हैं और उत्तर देने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सही उत्तर पर निशान लगा देगा। जैसे इसी का नंबर 1 है, मान लीजिए वैवाहिक स्थिति के बारे में अगर मैंने क्वेश्चन किया है, वैवाहिक स्थिति, और वैवाहिक स्थिति के लिए जो भी क्वेश्चनरी होगी उसमें क्या लिखेंगे कि विवाहित, अविवाहित, विधुर, पृथक, तलाक प्राप्त, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो नीचे डाल दिए जाएंगे और उनके समक्ष बॉक्स बना दिया जाएगा और उस बॉक्स में वह टिक का निशान लगा देगा। वैवाहिक है तो वैवाहिक में टिक लगा देगा, अविवाहित है तो अविवाहित में टिक लगाएगा, विधुर है तो विधुर में टिक लगाएगा, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा में टिक लगाएगा। इस तरह का विभिन्न विकल्प वाले जो प्रश्न हैं उनमें सबसे पहला है वैवाहिक स्थिति। और वैवाहिक स्थिति में जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनरी जो होगी उसमें वैवाहिक या अविवाहित इस टाइप के क्वेश्चन डालने हैं। दूसरा है इसमें सिनेमा देखने का उद्देश्य। दूसरा अगर मैं क्वेश्चन करूं कि भाई सिनेमा देखने का आपका क्या उद्देश्य है, सिनेमा देखने का उद्देश्य, और इसका मैंने आंसर जानना चाहा है तो मैं इसमें डालूंगा कि मनोरंजन के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, कलात्मक रुचि के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए या समय बिताने के लिए आप सिनेमा देखते हैं, तो उसमें इस टाइप का बॉक्स होगा और देखने वाला उसे टिक करेगा। तीसरा इसमें आता है कार्य करने के स्थान पर कैसे जाते हैं। तीसरा है कार्य करने के स्थान पर कैसे जाते हैं। तो यहाँ
क्वेश्चनरी होगी पैदल, साइकिल से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, बस से, टैक्सी, रेल या अन्य से आप कैसे जाते हैं, तो उसके सामने इस टाइप के बॉक्स बने होंगे और उन बॉक्स में जो भी व्यक्ति है वो टिक लगाएगा। इसके बाद जो दूसरा विकल्प आता है वह है बी, और बी जो होगा उसकी जो स्थिति है हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्न यहां करने हैं हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्न। अब देखिए हाँ और ना में उत्तर देने वाले जो प्रश्न होंगे वो भी इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में सरल विकल्प हाँ या नहीं, गलत या सही होते हैं, ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। तीसरा इसमें आता है सी, और सी है विशिष्ट सूचना वाले प्रश्न। विशिष्ट सूचना वाले प्रश्न। विशिष्ट सूचना वाले प्रश्नों में जैसे आपकी आयु क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, कौन सी गाड़ी है आदि। इस प्रकार के प्रश्न सरल और प्रत्यक्ष होते हैं, सरल भी होते हैं और प्रत्यक्ष भी होते हैं। और डी जो विकल्प आता है इसमें वह है खुले प्रश्न। खुले प्रश्न। यहां एक बात और आती है कि खुले प्रश्न ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि सामने वाला जवाब देने से कतराए। क्यों? कि जो सूचकांकों के या जो संसूचकों के विचार जानने के लिए पूछे जाते हैं उनमें कोई विकल्प नहीं दिया जाता है और न ही विशिष्ट सूचना की याचना की जाती है, जैसे मूल्य स्तर की वृद्धि को रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए आदि। और इसके बाद फिर आता है पांचवा बिंदु, और वह है वर्जित प्रश्न। वर्जित प्रश्न। यहां वर्जित प्रश्न ऐसे प्रश्न अनुसूची में सम्मिलित नहीं करने चाहिए जो सूचना देने वालों के आत्मसम्मान तथा उनकी धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या जिनसे सूचकों के मन में शंका, विरोध, उत्तेजना उत्पन्न हो। जैसे या उदाहरणार्थ, क्या आप चरित्रवान हैं? मैंने ये क्वेश्चन किसी व्यक्ति से किया कि क्या आप चरित्रवान हैं, तो व्यक्ति स्वाभाविक सी बात है कि वह नाराज हो जाएगा। या मैं उससे ये कहूं कि आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों भाग गई, तो भी वह नाराज हो जाएगा।
इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अनुसूची के अंतर्गत किसी भी स्थिति में नहीं डालने चाहिए। इसके बाद छठा पॉइंट आता है, यानी पॉइंट 6 या बिंदु 6, और वह है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। यहां ऐसे प्रश्नों का भी प्रश्नावली में समावेश होना चाहिए जिनके उत्तरों की सत्यता की परस्पर जांच की जा सके। ऐसे प्रश्नों का डालना बहुत जरूरी है। और इसके बाद बिंदु संख्या 7 है, और वह है व्यक्तिगत क्रम। व्यक्तिगत क्रम। प्रश्नों का एक निश्चित तर्कपूर्ण और सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए तथा उनमें आपस में संबंध भी होना चाहिए, तो वह व्यक्तिगत क्रम वाले प्रश्न होंगे। और आगे प्रत्यक्ष संबंध, 8वां बिंदु आता है प्रत्यक्ष संबंध। प्रश्न अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने चाहिए, इधर उधर हटके किसी भी स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर इधर उधर हटके आप प्रश्नावली को बनाएंगे तो आपकी जो सूचनाएं निकल के आएंगी वह सही नहीं होंगी, वह सत्यता की कसौटी पर पूरी तरह से उनके जो निष्कर्ष होंगे वह सही नहीं आ सकते हैं। और 9वां पॉइंट इसमें आता है, वह है 9वां पॉइंट निर्देश। प्रश्नावली को भरने के लिए उसमें स्पष्ट, संक्षिप्त और निश्चित निर्देश होने चाहिए जिससे संसूचकों का पथ प्रदर्शक हो सके। सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए नीचे निर्देश भी लिखने चाहिए कि इसका उत्तर हाँ में देना है, इसका उत्तर ना में देना है, इसका उत्तर कोई नहीं में देना है। इस टाइप की प्रश्नावली आपको तैयार करनी है। और 10वां इसमें बिंदु आता है, वह बिंदु है पूर्व परीक्षण व संशोधन। पूर्व परीक्षण व संशोधन। पूर्व परीक्षण व संशोधन। अनुसूची अथवा प्रश्नावली बनाने के बाद एक बार कुछ संसूचकों में विभिन्न प्रश्नों का पहले ही परीक्षण कर लेना चाहिए और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार कर लेने चाहिए। और इसके बाद फिर प्रश्न आता है कि प्रश्नावली का उदाहरण। मैंने अभी बताया अनुसूची तथा प्रश्नावली, उसके 10 बिंदु बताए हैं, लेकिन अब आता है कि अनुसूची या जो प्रश्नावली है उसे हम कैसे बनाएंगे, उसका क्या उदाहरण है। तो प्रश्नावली का उदाहरण मैं आपके समक्ष दे रहा हूं और उन्हें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मेरे छात्र और छात्राएं या जो भाई बहन हैं वह संगणक यानी सांख्यिकी
अधिकारी के लिए जो फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए यह आवश्यक है। तो देखिए प्रश्नावली का उदाहरण, यहां प्रश्नावली के उदाहरण की बात आती है तो हम देखते हैं कि भाई मध्यम वर्गीय परिवारों की रहन सहन के व्यय से संबंधित अनुसंधानों में साधारणतः निम्न प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वप्रथम जीवन निर्वाह व्यय की जांच, व्यय की जांच हमें करनी है। तो कैसे करेंगे? अब देखिए जीवन निर्वाह व्यय की अगर हमें जांच करनी है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए प्रश्नावली कैसे बनाएंगे? तो उस प्रश्नावली का जो मूर्त रूप है या जो उदाहरण है वो कैसे क्या होगा? वह होगा जीवन निर्वाह व्यय की जांच के लिए, यानी इंक्वायरी इनटू द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इसमें सबसे पहली चीज आएगी कोड संख्या, कोड संख्या। और कोड संख्या के आगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने कोड दे दिए। भाई एक परिवार को एक कोड दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 3 दे दिया। इस तरह से कोड संख्या। फिर इस कोड संख्या के बाद में प्रथम खंड आएगा और प्रथम खंड में प्रथम खंड जो होगा वह होगा सामान्य। कैसा होगा? सामान्य। और सामान्य के लिए जो प्रश्न होंगे वह होंगे परिवार के अध्यक्ष का नाम, या परिवार का जो मुखिया है उसका नाम होगा। परिवार के मुखिया या परिवार के अध्यक्ष का नाम। नेक्स्ट होगा पूरा पता, और इस तरह से डॉट 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 लगा दिया। फिर इसके बाद में आ जाएगा पेशा या व्यवसाय, पेशा या व्यवसाय, यानी आप क्या व्यवसाय करते हैं। फिर आएगा आपका स्वतंत्र रोजगार, क्या आप स्वतंत्र रोजगार करते हैं या किसी के ऊपर निर्भर होकर रोजगार करते हैं। आप कैसा रोजगार कर रहे हैं? तो स्वतंत्र रोजगार, और इसके आगे भी डॉट डॉट, इसमें सूचना वर्णी है। फिर इसके बाद में आएगा कर्मचारी, और कर्मचारी के आगे भी डॉट 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 लगा दिया। फिर आ गया नियोक्ता, और नियोक्ता के आगे भी डॉट 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 लगा दिया। जैसे इनको मैंने नंबर दिया 1, इसको 2, इसको 3, और फिर इनको दे दिया का, खा, गा, इसके बाद में घा, और घा जो होगा वह होगा अन्य।
अब देखिए ये हो गया, अभी ये रह गया है प्रश्नावली, तो इधर ले लेता हूं। इसके बाद में चूंकि 3, इसके बाद चौथा नंबर आएगा नंबर 4, और वह होगा उद्योग। और इसके आगे भी डॉट डॉट। इसके बाद आएगा 5वां बिंदु, और 5वां बिंदु की जो क्वेश्चन होगी उसमें होगा निवास स्थान। निवास स्थान, और इसके आगे भी डॉट डॉट का निशान लगा देंगे। और फिर निवास स्थान को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अलग मकान, जिसे मैंने आ भाषा से प्रदर्शित किया है। नंबर 1 आ, अलग स्थान। क्या आप जहां रहते हैं वह अलग स्थान है? या अलग मकान भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैंने स्थान लिखा है, यहाँ आप अलग मकान के लिए लिख सकते हैं कि भाई आप अलग मकान के में रहते हैं। और बात इसमें बिना सजे कमरे, यानी कमरे आपके सजे हुए हैं या बिना सजे हैं। बिना सजे कमरे, और सा है, इनको भी डॉट डॉट। सजे हुए कमरे, सजे कमरे, इसको भी डॉट डॉट। यानी निवास स्थान जो है उसमें 3 चीजें को पूछा जाए कि भाई आप जहां रहते हैं, आप अलग मकान में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो जवाब देगा मैं अलग रहता हूँ या जॉइंट में। फिर इसके बाद में पूछा क्वेश्चन उसने कि भाई आप जिस कमरे में रहते हैं वह सजा हुआ है या बिना सजा हुआ है, तो उसका आंसर देगा। फिर पूछा उसने कि सजे हुए कमरे में, तो उसका अगर बिना सजा हुआ कमरा है तो बिना सजे हुए कमरे पर टिक करेगा, और अगर सजा हुआ कमरा है तो सजे हुए कमरे पर टिक करेगा। और इसके बाद द्वितीय खंड आएगा। प्रथम खंड में ये बिंदु हैं, और द्वितीय खंड की बात आती है तो द्वितीय खंड में भी पहुंच जाते हैं। चूंकि ये प्रथम खंड की बात थी, अब है द्वितीय खंड, और इसमें परिवार या रचना, परिवार रचना, ये चूंकि टेबल टाइप है इसलिए पुरुष, महिला और योग, और यहाँ आ जाएगा विवरण। अब इस विवरण में हमको क्या क्या बनना है? सबसे पहले परिवार का अध्यक्ष, परिवार का अध्यक्ष, भाई परिवार का अध्यक्ष कौन है? इसके बाद पत्नी के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, पत्नी है या नहीं है। इसके बाद आश्रित बच्चे,
भाई आश्रित बच्चे हैं तो 0 से 5 वर्ष के कितने हैं? 5 से 15 वर्ष वाले कितने हैं? और 15 से ऊपर के कितने हैं? ये बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। इसके बाद में अनाश्रित बच्चों की पूछा जाएगा कि भाई अनाश्रित कितने हैं? आश्रित हैं तो अनाश्रित भी होंगे। अनाश्रित बच्चों के बारे में जानकारी, और अनाश्रित बच्चों के बाद में फिर आएगा अन्य व्यक्ति, और अन्य व्यक्ति के बाद में हम लगा देंगे योग, और योग लगाने के बाद में ये आपकी प्रश्नावली तैयार हो गई। फिर आता है तृतीय खंड। ये द्वितीय खंड की थी, अब तृतीय खंड के लिए आ जाते हैं। और तृतीय खंड के लिए तृतीय खंड, और इसमें पारिवारिक आय पता करेंगे कि पारिवारिक आय क्या है। तो इसके बारे में जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो इसे भी हम इसी तरह से टेबल टाइप बना सकते हैं, और एक में विवरण और सम जो भी जानना चाहें। मान लीजिए 2023 के लिए मैंने आंकड़ों का कलेक्शन किया, तो 2023 यहाँ विवरण, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमें पूछना है वह होगा सबसे पहले पारिवारिक आय। पारिवारिक आय, अब पारिवारिक आय के साथ क्या चीज है? परिवाराध्यक्ष। परिवाराध्यक्ष यानी परिवार का जो अध्यक्ष है वह कौन है। फिर आता है मुख्य व्यवसाय, यानी जो परिवार का अध्यक्ष है उसका व्यवसाय क्या है। तो यहां आता है मुख्य व्यवसाय, और मुख्य व्यवसाय के बाद में फिर बात आती है कि अतिरिक्त आय कितनी है। तो अतिरिक्त आय के बारे में भी हमें जानकारी हासिल करनी है। फिर इसके बाद में पत्नी द्वारा, यहाँ बात एक और आ जाती है कि तुम ही कमाने वाले हो या तुम्हारी पत्नी भी कमाने वाली है। तो पत्नी द्वारा उपार्जित आय, पत्नी द्वारा उपार्जित आय। नेक्स्ट आता है अन्य उपार्जित आय। अन्य उपार्जित आय। फिर विनियोग से आय, यानी आप कुछ निवेश भी करते हैं तो विनियोग से आय। ये सारी आय को जानने के बाद में लास्ट में हमको योग लगा देना है। योग, और साथ इस परिवार की हमको आय के बारे में पता लग गया। नेक्स्ट चतुर्थ खंड, और चतुर्थ खंड में
हमें जो जानकारी हासिल करनी है तृतीय के बाद में चतुर्थ, और इसमें जो जानकारी हासिल करनी है वो क्या करनी है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। और चतुर्थ खंड के अंतर्गत चतुर्थ खंड, और यह है पारिवारिक व्यय। पारिवारिक व्यय। अब पारिवारिक व्यय के बारे में पता करना है तो इसके लिए भी सेम कंडीशन। मान लीजिए 2023 के लिए मैंने जानकारी हासिल करना चाहिए, तो 2023 के लिए, और इसे भी मैंने दो भागों में बांट लिया, और विवरण भर दिया। विवरण में मैंने पूछा, सर्वप्रथम पूछा कि भाई आप ये बताओ, खाद्य सामग्री के बारे में मैंने जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो खाद्य सामग्री, और खाद्य सामग्री के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं आप सब जानते हैं, फिर भी मैं एक एक कर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर सारी बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट 4 सेट बारे में जानकारी दी जाएगी। और सबसे पहले मान लीजिए अनाज के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। खाने के लिए अनाज की सख्त जरूरत है। अनाज है, अनाज के बाद में दालें, दालों के बाद तेल, और तेल के बाद अन्य बहुत सारी चीजें, वस्त्र, और फिर इसके बाद में ईंधन, कि भाई खाना किस पर बनाते हो, चूल्हे पर या गैस पर, तो ईंधन, प्रकाश, यानी घर में रोशनी किससे करते हो, लाइट है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। फिर मकान का किराया कितना देते हो, तो मकान किराया। फिर बात आती है मकान किराए के बाद में स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, यानी स्वास्थ्य और मनोरंजन पर कितना खर्च किया है। और फिर अन्य मदों में आ जाएगा अन्य मदें, और स्पष्ट कीजिए कि भाई आपने और कहाँ खर्च किया है, तो अन्य मदें स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद आकस्मिक या आकस्मिक या अनावर्तक व्यय, आकस्मिक या अनावर्तक व्यय, ये भी स्पष्ट करने हैं। और इसके बाद में नीचे आ जाएगा आपका योग, और बाकी सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। फिर इसके बाद में पांचवा खंड जो आता है, पांचवें खंड में से भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। और पांचवें खंड के पांचवा खंड, और इसमें बचत या घाटा। भाई आप ये बताइए कि आपको बचत हुई या घाटा हुआ, तो ये सेम कंडीशन। मान लीजिए 2023 में जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो 2023 की
विवरण। 2023 में अगर मुझे किसी बारे में जानकारी हासिल करनी है तो सबसे पहले बचत, और ब्रैकेट में आएगा कि किस प्रकार उपयोग किया गया, किस प्रकार उपयोग किया गया, और घाटा। बचत के बारे में जानकारी हासिल की तो घाटे के बारे में भी जानकारी हासिल करनी है, और घाटा भी किस प्रकार प्रयोग किया गया, किस प्रकार पूरा किया गया। ये भी बताना है। और इसके बाद में नीचे आ जाएगा अन्य, और ये आपकी पूरी प्रश्नावली तैयार हो गई है। अब देखिए, मैंने आपकी प्रश्नावली क्लियर कर दी है। अब बात आती है द्वितीयक सामग्री का संग्रहण, यानी सेकेंडरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा को मैं आपको इसे कल क्लियर करता हूं, क्योंकि वीडियो बड़ा होने की वजह से इसे मैं आज क्लियर नहीं कर रहा हूं। द्वितीयक समंकों को कल क्लियर कर देते हैं। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से इन्हें पढ़ें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको अच्छी से अच्छी तैयारी दे सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने कहा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में ये सारे नोट्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स की एक पीडीएफ लिंक है, उस लिंक को टच करते ही ये सारे नोट्स आपके मोबाइल में खुल जाएंगे। आप इन्हें पढ़ें, अच्छी से अच्छी तैयारी करें, लोड करें उनको और पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करें। और यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चाहे सांख्यिकी अधिकारी का एग्जाम हो, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से अच्छे अपने नंबरों को लेके आएंगे, अपनी परसेंटेज अच्छी बनाएंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।